कुछ प्राचीन सभ्यताएं थीं जो अपने समय के लिए उन्नत तलवारें बनाने में सक्षम थीं। जब आप इन्हें देखते हैं तो आप सोचने लगते हैं कि इंसान बिना आधुनिक उपकरणों के भी क्या-क्या कर सकता है। मेरे साथ आइए। ये हैं 20 प्राचीन तलवारें और धारदार हथियार जो खतरनाक और देखने में जबरदस्त हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें। हम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद। और अब चलिए शुरू करते हैं। अब नंबर 20 से शुरू करते हैं, जो है नाउई 2 तलवार। यह कांस्य युग के अंतिम हिस्से में आई थी, जब लोहा आम नहीं हुआ था। ये लगभग 1200 ईसा पूर्व या 3000 साल से भी ज्यादा पहले बनाई गई थी। इसका डिजाइन सबसे पहले ग्रीस की माइसीनी सभ्यता में देखा गया, जो युद्ध और मजबूत शहरों के लिए प्रसिद्ध थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह डिजाइन तेजी से पूरे भूमध्य सागर में फैल गया और मध्य यूरोप तक पहुंच गया। इसका इस्तेमाल तब भी जारी रहा, भले ही शुरुआत हो चुकी थी। इसमें एक मिडरिब होता है, यानी ब्लेड के बीच में उभरा हुआ हिस्सा, जो मजबूती देता है, जबकि किनारा पतला और तेज बना रहता है। इनमें से अधिकतर तलवारों की लंबाई 60 से 75 सेंटीमीटर होती है, जो काटने और छेदने के लिए उपयुक्त है। यह कांस्य से ढाला जाता है, जिसमें हैंडल से जुड़ने के लिए मूठ में जाने वाला हिस्सा और छेद होते हैं, ताकि मजबूती से जोड़ा जा सके। महंगे संस्करणों में हैंडल पर सजावट होती है, जो कभी-कभी चमकदार कांस्य या मालिक की हैसियत दर्शाने वाले विवरणों से बनी होती है। शुरुआत में कई तलवारें ब्लेड और हैंडल के जोर पर आसानी से टूट जाती थीं। उन्होंने मूठ में जाने वाले हिस्से को लंबा और मजबूत बनाया और ब्लेड का आकार भी ऐसा बनाया कि वह ज्यादा मजबूत हो सके। इसकी धातु का अध्ययन करने पर विशेषज्ञों ने देखा कि इसे बनाना सिर्फ यूं ही मिलाना नहीं है। आमतौर पर इस्तेमाल किया गया कांसा 10 से 12% टिन का होता है, जो एक ऐसी धातु है जो इसे मजबूत बनाती है, लेकिन ये थोड़ी लचीलापन भी देता है ताकि ये जल्दी न टूटे। ये धातु बनाने के कई पीढ़ियों के ज्ञान का नतीजा है। जैसे जैसे कांस्य युग का पतन करीब आया, लगभग 1200 ईसा पूर्व, लोगों के बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए। कुछ योद्धा जगह बदल रहे थे, यात्रा कर रहे थे और अपनी तकनीक साथ ला रहे थे। इसमें इस तलवार की डिजाइन भी शामिल थी। बाद में इटली के लोहारों ने इसकी नकल की। इसके बाद सेंट्रल यूरोप की ऑनफील्ड और हॉलस्टेड संस्कृतियां आईं, जो यूरोप में लोहे का शुरुआती इस्तेमाल करने वालों में थीं। यह सिर्फ साधारण तलवार नहीं थी। 1000 से 900 ईसा पूर्व के बीच जब लोहा अधिक उपलब्ध हुआ, तो उसी डिजाइन की नकल नए धातु के साथ होने लगी। भले ही सामग्री बदल गई, लेकिन उन्होंने आकार नहीं बदला। डिजाइन इतना प्रभावी था। ब्रॉन्ज एज के आखिरी दौर के बर्तनों, मूर्तियों और पत्थर की नक्काशी में भी वही पत्ते आकार की ब्लेड मिलती है, जैसी खुदाई में मिली तलवारों में दिखी। ये सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि लड़ाई में भी इस्तेमाल होता था। नंबर 19, सेल्ट लोगों की लैटिन तलवार। इसका नाम स्विट्जरलैंड की उस लैटिन जगह पर रखा गया है जहां ऐसी तलवार पहली बार मिली थी। सेल्ट यूरोप का प्राचीन समूह अपनी कला और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। इस तलवार का उपयोग 5वीं से पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक हुआ। ये तलवार सैकड़ों साल युद्ध में उपयोग हुई। इसका लंबा पतला ब्लेड लोहे का था। अक्सर इसके साथ एक म्यान भी होता था, जो तलवार रखने का खोल होता है, और वह बहुत ही विस्तृत और सजावटी होता था। इसकी लंबाई आमतौर पर 70-85 सेंटीमीटर होती है, लेकिन कुछ और लंबी भी होती हैं। इसका सीधा ब्लेड दोनों किनारों से तेज होता है। उन्होंने एक तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे पैटर्न वेल्डिंग कहा जाता है, जिसमें लोहे की परतों को जोड़कर तलवार को और मजबूत बनाया जाता था। यह वैसे ही है जैसे धातु की परतों को रखकर और पीटकर ब्लेड बनाया जाता है। सेल्ट लोग यह तकनीक यूरोप में आम होने से पहले से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन सबसे खास बात यहाँ इसकी म्यान है। इसमें आप सर्पिल, घुमावदार रेखाएं और पत्तों जैसी आकृतियां और अलग-अलग डिजाइन देख सकते हैं। ये नष्ट होने वाले पदार्थों के बने थे, इसलिए आज सिर्फ धातु के हिस्से जैसे पोमेल और गार्ड प्लेट्स ही मिलते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस में मिली कुछ तलवारों के हैंडल अब भी अच्छी हालत में हैं। कई तलवारें नदियों में भी मिली हैं, जैसे कि थेम्स और मार्ने। इसी वजह से विशेषज्ञ मानते हैं कि शायद इन्हें किसी रस्म के तौर पर चढ़ाया जाता था। कुछ तलवारें योद्धाओं की कब्रों से मिली हैं, जहां उनके साथ ढाल और भाला भी रखा गया था।
ये दर्शाता है कि तलवार युद्ध के साथ उनकी संस्कृति और विश्वासों में भी अहम थी। कुछ प्राचीन ग्रीक और रोमन लोगों ने कहा कि सेल्ट की तलवारें आसानी से मुड़ जाती थीं, लेकिन आधुनिक शोध के अनुसार इसका कारण गुणवत्ता की कमजोरी नहीं था। ब्लेड को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उसका मध्य लचीला और किनारे कठोर हों, जिससे वह झटका सोख सके और तुरंत न टूटे। एक तलवार जो लड़ाई में मजबूत थी। नंबर 18, प्राचीन मिस्र की कोपेश। ये लगभग 1800 ईसा पूर्व में सामने आई थी और न्यू किंगडम के समय तक इस्तेमाल की गई थी, जब मिस्र बहुत शक्तिशाली था। इसकी खासियत थी कि ये कुल्हाड़ी और तलवार जैसी दिखती थी। दरांती के आकार के कारण इसे पहचानना आसान था और इसकी लंबाई 50-60 सेंटीमीटर थी। बाहरी घुमावदार हिस्सा काटने के लिए तेज था, अंदरूनी हिस्सा हुक जैसा था, जिससे दुश्मन की ढाल, हाथ या हथियार को खींचा जा सकता था। पहले संस्करण में कांसे का इस्तेमाल किया जाता था, उसे ढाला और फिर तेज किया जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने लोहे का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे नई तकनीक से तालमेल बिठाने लगे। कोपेश बनाने का तरीका समान नहीं था। युद्ध के लिए उसकी पीठ मोटी और किनारा पतला होता था, जिससे वह मजबूत और तेज रहता था। इसमें टैंग भी होता था, यानी ब्लेड का वह हिस्सा जो हैंडल से जुड़ा होता है, जिसमें लकड़ी लगाई जाती थी और धातु की पिन से जोड़ा जाता था ताकि वह और मजबूत हो सके। कुछ कोपेश पर बारीक डिजाइन, नक्काशी या सजावट होती थी, जिससे वे सिर्फ हथियार नहीं, शक्ति का प्रतीक भी थे। व्यापार और युद्ध के चलते इसका डिजाइन अन्य संस्कृतियों में फैला, लेकिन लोकप्रियता के बावजूद यह धीरे धीरे गायब हो गया। आयरन एज के आते आते लड़ाई का अंदाज बदल गया। अब लंबे सीधे तलवारें और बेहतर कवच ज्यादा चलन में आ गए। इसी वजह से कोपेश की मुड़ी हुई आकृति अब उतनी व्यावहारिक नहीं रही। रोमनों की ग्लेडियस हिस्पैनियंसिस, ये प्रसिद्ध रोमन तलवार का सबसे पहला संस्करण था और इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में आया और इबेरियन प्रायद्वीप की जनजातीय तलवारों पर आधारित था। यह इसे पहली बार देखा गया था और बाद में रोमनों ने इसकी नकल की। इसकी लंबाई लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर थी। ब्लेड सीधा था, उसमें 2 तेज धारें थीं और वह काटने के साथ छेदने के लिए भी बना था। धातु के अध्ययन में देखा गया कि इसकी धार कड़ी थी और अंदरूनी हिस्सा ज्यादा लचीला था। इसे मजबूत बनाने के लिए हीट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया गया। इसका हैंडल लकड़ी या हड्डी से बना था और हैंडल में धात की पिनें लगी होती थीं। इसे अक्सर स्कूटम के साथ इस्तेमाल किया जाता था, जो रोमनों की एक बड़ी ढाल थी, इसलिए सैनिक ढाल के पीछे रहकर भी हमला कर सकता था। यही उनकी सबसे बड़ी बढ़त थी उन दुश्मनों पर जो घोंपने की बजाय काटने पर निर्भर थे। अब निर्माण का भी एक मानक था, सब कुछ एक जैसा बनता था। यह रोम की मुख्य तलवार 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक बनी रही। इसके बाद इसका रूप बदलकर माइंस और पोम्पेई जैसे अन्य शैलियों में आ गया। लेकिन भले ही इसका रूप बदल गया, सिद्धांत वही रहा। छोटी ब्लेड मजबूत और छेदने के लिए बनी। यही रोमन युद्ध का मूल था। नंबर 16, चीनी कास्सेजियान। ये एक तलवार है जो चीन के वॉरिंग स्टेट्स काल की है। ये वो समय था जब चीन के एकीकरण से पहले जबरदस्त युद्ध होते थे। कई तलवारें कब्रों से निकाली गई हैं और हैरानी की बात है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी उनकी हालत अच्छी है। ब्लेड सीधा है और दोनों तरफ धारदार किनारे हैं। इसकी लंबाई 40-55 सेंटीमीटर होती है, जो एक हाथ के लिए उपयुक्त है। इसे सांचे में ढालकर, पीटकर और तेज किया जाता है ताकि यह मजबूत बने। धातु के अध्ययन में पाया गया कि इसमें टिन अधिक है, जिससे ब्लेड बहुत सख्त हैं। कुछ ऐसे भी बनाए गए हैं जिनमें किनारा ज्यादा सख्त होता है और बीच का हिस्सा ज्यादा लचीला होता है, इसलिए ये मजबूत भी हैं और आसानी से टूटते नहीं हैं। आज तक इसका रूप लगभग नया जैसा ही है। इसमें जंग नहीं लगी है और ये अब भी तेज है। यह दिखाता है कि निर्माण कितना उन्नत और सावधानी पूर्वक था। इसकी नोक और तेज किनारे इसे छेदने काटने योग्य बनाते हैं। एक संतुलित हथियार जो साधारण दिखता है पर लड़ाई में असरदार है। चाइनीज जियान सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है। इसकी मूठ में गार्ड ग्रिप और पॉमेल होता है, जो आमतौर पर कांस्य, लकड़ी या हड्डी का बना होता है। यह हथियार होने के साथ साथ प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है। अमीर लोग अक्सर अपनी तलवार के साथ दफनाए जाते थे और वो भी कोई साधारण तलवार नहीं होती थी। इसमें टर्क्वाइज, जेड जैसे सजावटी पत्थर और चमकदार कोटिंग वाले म्यान भी होते थे।
बाद में चेन और हान राजवंश में उन्होंने कांसे की जगह मजबूत लोहे और स्टील का उपयोग किया, जिससे जियान युद्ध के मैदान से धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन इसे पूरी तरह भुलाया नहीं गया। नंबर 15, प्राचीन ग्रीस की सिफोस। यह एक तलवार है जिसे इसके पत्ते जैसे आकार से आसानी से पहचाना जा सकता है। इसका उपयोग 8वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक द्वितीयक हथियार के रूप में होता था, जब मुख्य हथियार न इस्तेमाल हो सके। ग्रीक योद्धा, जिन्हें होप्लाइट्स कहते थे, सिफोस को बैकअप रखते थे और भाला टूटने या दुश्मन पास आने पर इसका उपयोग करते थे। इसकी लंबाई 40 से 60 सेंटीमीटर थी। ब्लेड का बीच का हिस्सा चौड़ा होता था और सिरा की ओर पतला हो जाता था। इसी वजह से इसकी काट बहुत तेज होती थी और ये अब भी छुरा घोंपने के लिए नुकीला रहता था। हैंडल आमतौर पर लकड़ी या हड्डी जैसे मजबूत मटेरियल से बनता था और टांग से जुड़ा होता था, जो ब्लेड का हिस्सा हैंडल के अंदर होता है। क्योंकि ये चीजें आसानी से सड़ जाती हैं, खुदाई में अक्सर सिर्फ ब्लेड और धातु के हिस्से ही बचते हैं। जब लड़ाई आमने सामने होती थी, ये हमेशा तैयार रहता था। फैलांक्स फॉर्मेशन में सैनिक पास पास और एक साथ चलते थे। भाला उनका मुख्य हथियार था। लड़ाई में अफरा तफरी और नजदीकी मुकाबले में इसका महत्व बढ़ जाता था। संतुलन, काटने की ताकत और नियंत्रण जरूरी थे। ईसा पूर्व 4वीं सदी तक कोपिस और माकाइरा जैसी दूसरी तलवारें मशहूर हो गई थीं। ये ज्यादा लंबी और मुड़ी हुई थीं, जो घुड़सवार सेना के लिए उपयुक्त थीं। लेकिन इसके बावजूद सिफोस का इस्तेमाल लंबे समय तक जारी रहा। आज तक ये प्राचीन ग्रीस की सबसे प्रतिष्ठित तलवारों में से एक है। नंबर 14, फलकाटा। ये एक तलवार है जो इबेरियन प्रायद्वीप से आई थी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये अपने अनोखे आकार के कारण प्रसिद्ध हुई। इसकी लंबाई 45-60 सेंटीमीटर होती है। ब्लेड का घुमाव हर वार में ज्यादा ताकत देता है। इसकी पीठ मोटी होती है और सिर्फ एक किनारा धारदार होता है। ये मजबूत है लेकिन भारी नहीं है। लोहारों ने सही कठोरता और लचीलापन पाने के लिए अलग अलग लोहे को जोड़ने की तकनीक अपनाई। कुछ तलवारों के ब्लेड पर खांचे होते हैं जो इन्हें हल्का और मजबूत बनाते हैं। महंगी तलवारों में चांदी की डिजाइन व नक्काशी भी होती है। मूठ अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है और उसके सिरे पर हुक होता है। इसकी वजह से चाहे वार कितना भी जोरदार हो, ये आसानी से हाथ से नहीं फिसलता। ये शक्ति और प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। स्पेन में नक्काशी और मूर्तियों में योद्धा ऐसी तलवार पकड़े दिखते हैं। लिवी और पॉलिबियस के अनुसार इसकी काट बेहद ताकतवर बताई गई है। ये ढाल और कवच काट सकती है। हो सकता है कहानी में बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो, लेकिन कुछ अध्ययन इसकी गुणवत्ता बहुत ऊंची बताते हैं। रोमनों ने कुछ तकनीकें अपनाई, लेकिन मुड़ी हुई डिजाइन नहीं अपनाई। उन्होंने सीधी ग्लेडियस तलवार को ही पसंद किया। लेकिन इसके बावजूद फलकाटा प्राचीन दुनिया की सबसे अनोखी और सबसे प्रभावशाली तलवारों में से एक बनी रही। नंबर 13, जापान की वाराबिटे तलवार है। इसका नाम इसके हैंडल से आया है, जो वाराबी के घुंघराले पत्ते जैसा दिखता है। ये अक्सर होन्शु और क्यूशु के प्राचीन कब्रों में पाए जाते हैं। ये न सिर्फ युद्ध में बल्कि संस्कृति और संबंधों में भी महत्वपूर्ण है। ये पुराने कांस्य हथियारों से लेकर जापान की अधिक उन्नत तलवारों तक एक पुल जैसा है। यहीं से वे विचार विकसित होने लगे जो आगे चलकर काताना जैसी तलवारों के निर्माण में इस्तेमाल हुए। इसकी लंबाई 40 से 55 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसकी जड़ चौड़ी और सिरा पतला होता है। पहले इसे बनाना आसान था, बस साधारण फोर्जिंग और लोहे से बनता था। बाद में तकनीक उन्नत हो गई। उन्होंने लोहे को मोड़ने की तकनीक अपनाई और केवल कुछ हिस्सों को ही कड़ा किया। यही जापानी तलवार बनाने की नींव बनी। इसमें सबसे अनोखी बात इसका हैंडल है। ये अलग नहीं है, बल्कि लोहे का ही हिस्सा है। इसका सिरा थोड़ा घुमावदार होता है, जिससे ये अन्य तलवारों से अलग दिखता है। कुछ ब्लेड्स के पीछे ग्रूव्स भी होते हैं। ये तलवार को हल्का बनाता है और मजबूती घटाए बिना सजावट के लिए चांदी, कांस्य फिटिंग्स व नक्काशी भी होती है। यह दिखाता है कि पहले लोग सिर्फ उपयोगिता नहीं, दिखावट का भी ध्यान रखते थे। समय के साथ जापान की अपनी शैली बन गई। धीरे धीरे उन्होंने ब्लेड की वक्रता को खोजा, जो आने वाले सदियों में बहुत महत्वपूर्ण हो गई। 6ठी सदी तक यह भी गायब हो गया। इसे चोकुटो और ताची जैसी लंबी मुड़ी तलवारों ने बदल दिया। हालांकि यह गायब हो गई,
इसका इतिहास में खास योगदान रहा। नंबर 12, पर्सिया की अकीनाकेस। यह एक छोटी तलवार या बड़ा खंजर था जिसे अचीमेनिड साम्राज्य के कुलीन, अधिकारी और शाही अंगरक्षक साथ रखते थे। इसकी लंबाई करीब 35-50 सेंटीमीटर थी। इसमें मिड्रिब यानी बीच में उभरा हिस्सा होता था जिससे ब्लेड मजबूत हो जाता था। शुरुआती संस्करणों में साधारण लोहे का इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में यह और उन्नत हो गया। धातु की परतें चढ़ाई गईं और धार को मजबूत किया गया, जिसके सिरे को और मजबूत किया गया, जिससे ये पास से वार में ज्यादा असरदार हो गया। इसका हैंडल भी खास डिजाइन का है। अक्सर इसके सिरे पर 3 उभार और ब्लेड की ओर मुड़ी छोटी गार्ड होती है। ये लोहे, कांसे, कभी-कभी लकड़ी या हड्डी से बनता है। महंगे वर्जन में सोना, चांदी या इनले की सजावट होती है। इसका पहनने का तरीका दूसरी संस्कृतियों की शैली से भिन्न है। यह दिखाता है कि यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि रुतबे और शक्ति का प्रतीक भी है। यह युद्ध में मुख्य हथियार नहीं है। पारसी तीर कमान और शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए यह हथियार केवल नजदीकी लड़ाई में बैकअप होता है। इसकी म्यान सजावटी होती है, जिस पर नक्काशी, पैटर्न और जानवरों की छवियां बनती हैं। साथ ही बेल्ट पर टांगने के लिए रिंग भी होते हैं। माना जाता है कि इसका डिजाइन कॉकसस और मध्य एशिया से आया, फिर पारसी लोगों ने इसे अपनाया। साम्राज्य के पतन के बाद यह भी धीरे धीरे गायब हो गया। इसकी जगह हेलेनिस्टिक दुनिया की लंबी तलवारों ने ले ली, लेकिन आज भी यह प्राचीन मध्य पूर्व के सबसे प्रसिद्ध और सबसे शानदार हथियारों में से एक है। नंबर 11, वाइकिंग्स की उल्फबेर्ट तलवार। इसके 170 से अधिक उदाहरण स्कैंडिनेविया, जर्मनी, फिनलैंड और रूस में पाए गए हैं। इसकी लंबाई 85 से 90 सेंटीमीटर है। इसकी 2 धारें और ब्लेड में खांचे होते हैं, जिससे यह हल्का लेकिन मजबूत रहता है। उल्फबेर्ट तलवार की बात आते ही मामला खास हो जाता है। यह सिर्फ दिखने में नहीं, गुणवत्ता में भी बेहतर हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कई क्रूसिबल स्टील से बनी होती हैं, जिसे नियंत्रित तापमान में बनाया जाता है। धातु शुद्ध होती है, मिश्रण समान होता है और यह बेहद मजबूत होती है। उस समय यूरोप में ज्यादातर लोग सिर्फ साधारण स्टील का ही इस्तेमाल करते थे। इन तलवारों में ज्यादा कार्बन होता है, जो लगभग आधुनिक स्टील जैसा है। कम अशुद्धियों के कारण यह मजबूत होती है और आसानी से नहीं टूटती या मुड़ती। जहां बाकी वाइकिंग तलवारों को मजबूत करने के लिए बार बार गर्म ठंडा करना पड़ता था, वहीं उल्फबेर्ट पहले से ही मजबूत थी। ब्लेड पर खुदा नाम उल्फबेर्ट शायद किसी प्रसिद्ध तलवार निर्माता या वर्कशॉप का था, जिसकी लोकप्रियता के चलते कई लोगों ने इसकी नकल की। कुछ तलवारों पर उल्फबेर्ट नाम था, पर उनकी गुणवत्ता कम थी। हर उल्फबेर्ट तलवार असली नहीं होती। इसका हैंडल आमतौर पर वाइकिंग डिजाइन का होता है। इसमें क्रॉस गार्ड होता है और पोमेल गोल या 3 हिस्सों में बटा हो सकता है। ग्रिप लकड़ी की होती है, जिस पर चमड़ा या कपड़ा लपेटा जाता है। लकड़ी के स्कैबार्ड में ऊन की लाइनिंग और ऊपर चमड़े की परत होती है, जिससे ब्लेड सुरक्षित रहता है। अक्सर ये अमीर योद्धाओं की कब्रों में ढाल और भाले के साथ पाए जाते हैं। कुछ अन्य नदियों से मिले हैं। संभवतः ये किसी अनुष्ठान या भेंट के रहे होंगे। सच्चाई ये है कि उस समय ये सबसे उच्च गुणवत्ता की तलवारों में थी, क्योंकि इसमें बेहतरीन सामग्री व कारीगरी थी। चीन के हान राजवंश की दाओ। ये एक ऐसी तलवार थी जिसकी केवल एक ही धार तेज थी और बाद में ये चीन का मुख्य हथियार बन गई। शुरुआत में जियान जैसी 2-धारी तलवारें ज्यादा चलन में थीं, लेकिन लोहे की कारीगरी बढ़ने पर योद्धा दाव अपनाने लगे। इसकी लंबाई आमतौर पर 60 से 90 सेंटीमीटर थी। इसकी धारदार किनारी, मोटी पीठ और लकड़ी का हैंडल होता था। कई दावों को मजबूत बनाने के लिए लोहे की कई परतों से बनाया जाता था। कभी कभी इसमें पकड़ बेहतर करने के लिए चमड़ा या रस्सी लपेटी जाती थी। इसमें कांस्य या लोहे के गार्ड और मूठ का पिछला सिरा होता था। ये मजबूती के कारण लंबे अभियानों के लिए उपयुक्त था। समय के साथ इसका रूप भी बदल गया। सीधी ब्लेड से यह धीरे धीरे मुड़ी हुई हो गई। इसके साथ ही चीन में युद्ध की रणनीति भी बदल गई। घुड़सवार सेना और भी महत्वपूर्ण हो गई, इसलिए दाव घोड़े पर सवार होकर किए जाने वाले तेज हमलों के लिए उपयुक्त था। ये बड़ी सेनाओं के लिए अधिक प्रभावी था। हाँ, राजवंश के अंत से पहले ये चीन की प्रमुख तलवार बन गई थी। नंबर 9, प्राचीन ग्रीस की कोपिस।
इसे 6वीं से 3री सदी ईसा पूर्व तक ग्रीक और भूमध्य सागर के अन्य योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल किया गया था। इसकी लंबाई 48 से 65 सेंटीमीटर तक होती थी। इसकी खासियत इसका आकार है। ब्लेड का अगला हिस्सा भारी होने से वार ज्यादा ताकतवर होता था। इसकी धार मुड़ी होती थी, जिससे यह गहरा नियंत्रित कट देती थी। यह लोहे से बनती थी और कभी-कभी इसमें शुरुआती स्टील मिलाया जाता था। कुछ संस्करणों में धार कड़ी होती थी और पीछे का हिस्सा ज्यादा लचीला होता था। सिर्फ ब्लेड ही नहीं, इसका हैंडल भी खास होता था। गार्ड नीचे मुड़ा होता था और अंत में हुक होता था ताकि हाथ न फिसले, जो नजदीकी लड़ाई में जरूरी था। ग्रिप हड्डी या हाथी दांत का होता था, जिसे धातु की कीलों से जोड़ा जाता था। कुछ में कास्ट फिटिंग्स और नक्काशी भी होती थी। ये एक तरह से कोपिस और स्थानीय तलवार का मिश्रण था। बाद में इसका इस्तेमाल भी कम हो गया। इसे रोमनों की ग्लैडियस जैसी ज्यादा सीधी तलवारों ने बदल दिया। हालांकि यह गायब हो गया, लेकिन मुड़ी हुई ब्लेड का विचार फलकाटा और फारसी शमशीर जैसी बात की तलवारों में जारी रहा। Number 8, ang spata ng mga ये वो तलवार है जिसने ग्लैडियस की जगह रोम का मुख्य हथियार बनकर ली। इसका इस्तेमाल 2री से 5वीं सदी ईस्वी तक हुआ, जब रोमन साम्राज्य फैल रहा था। शुरुआत में यह सेल्ट और जर्मैनिक लोगों की लंबी तलवारों से प्रेरित थी। यह ग्लैडियस से लंबी होती थी, आमतौर पर 70 से 90 सेंटीमीटर। ब्लेड सीधा होता है और इसमें 2 धारें होती हैं। बाद में इसे मजबूत बनाने के लिए लोहे की परतें मिलाई गईं। धार को कठोर बनाया जाता है और अंदरूनी हिस्सा लचीला रहता है, जिससे यह नुकीला लेकिन मजबूत होता है। हैंडल साधारण पर प्रभावी है। इसमें छोटी गार्ड, गोल या चपटा पोमेल और मूठ के भीतर जाने वाले हिस्से से जुड़ी लकड़ी की ग्रिप होती है। म्यान लकड़ी का होता है, जिस पर चमड़ा व धातु लगी होती है। इसका प्रारंभिक उपयोग कैवलरी ने लंबी पहुंच के कारण किया, लेकिन बाद में पैदल सेना ने भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ तलवारें ऐसे स्थानों पर भी मिली हैं जो संभवतः किसी अनुष्ठान या भेंट का हिस्सा रही हों, साथ ही अमीर योद्धाओं की कब्रों में भी। नंबर 7, भारत की तलवार। यह मुगल और राजपूत काल में प्रसिद्ध हुई, लेकिन इसका एक पुराना संस्करण 13वीं से 15वीं सदी ईस्वी के बीच आया था। ब्लेड की एक धार तेज और हल्का घुमावदार होती है, जो तेज ताकतवर वार के लिए उपयुक्त है। इसकी लंबाई 70 से 85 सेंटीमीटर होती है। यह उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बनी होती है, जो मजबूत और धारदार होती है। अरब, फारस और यूरोप से आए यात्रियों ने इसकी गुणवत्ता की सराहना की थी। हैंडल का डिजाइन अनोखा है। इसमें गोल पोमेल और नीचे झुकी छोटी गार्ड होती है, जिससे यह हाथ से नहीं फिसलता। कुछ हैंडल पीतल या स्टील से बने होते हैं और उन पर सोने या चांदी जैसी सजावट होती है। चीन के तांग राजवंश की जियान आमतौर पर 70 से 90 सेंटीमीटर लंबी होती थी। इसे उन्नत स्टील तकनीक से बनाया गया, जिसमें धातु मोड़कर कार्बन बराबर किया गया और अशुद्धियां हटाई गईं। हजारों बार न सही, लेकिन पर्याप्त मोड़ने पर सही गुणवत्ता मिलती थी। इसमें गार्ड और पोमेल कांस्य, लोहा या स्टील के होते थे। कुछ तलवारों के सिरों पर गोल छल्ला होता था, जो उस समय की प्रसिद्ध डिजाइन थी। ऊंचे दर्जे वालों के पास सोना, चांदी या जेड से सजी तलवारें होती थीं। इसे पैदल सेना और घुड़सवार दोनों ने इस्तेमाल किया। समय के साथ युद्ध की शैली बदल गई। घुड़सवार सेना अधिक महत्वपूर्ण हो गई। इसी कारण दाव ज्यादा व्यावहारिक हो गया। यह एक घुमावदार तलवार थी, जिसकी काट ज्यादा दमदार थी और युद्ध में धीरे धीरे जियान की जगह लेने लगी। यह पूरी तरह गायब नहीं हुआ, बल्कि ज्ञान, अनुशासन का प्रतीक बन विद्वानों और मार्शल आर्ट से जुड़ गया। रोमनों का पुगियो। इसकी लंबाई 18 से 28 सेंटीमीटर थी। शुरुआत में यह कांसे का था, बाद में इसे मजबूत करने के लिए लोहे और स्टील का उपयोग हुआ। इसकी ग्रिप लकड़ी या हड्डी की होती थी और मेटल पिंस से टैंक से जोड़ा जाता था। गार्ड और पोमेल आमतौर पर कांसे या लोहे के होते थे, जिन पर नक्काशी होती थी। उच्च रैंक वालों के लिए ये और भी बारीकी से सजे होते थे। कुछ पुगियों में चांदी की सजावट और सुंदर म्यान होती थी। म्यान में धातु का फ्रेम और डिजाइन होते थे, जैसे कि सर्पिल और ज्योमेट्रिक पैटर्न। इसमें बेल्ट पर लगाने के लिए रिंग थे। ये सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं था, इसका प्रतीकात्मक महत्व भी था। अधिकारी इसे अधिकार की निशानी मानते थे। प्लूटार्क के अनुसार उनकी हत्या में पुग्गियों का उपयोग हुआ था, लेकिन 2री सदी ईस्वी के अंत तक इसका सैन्य इस्तेमाल धीरे धीरे खत्म होने लगा।
नंबर 4, चीन के युद्धरत राज्यों के काल की रिंग पॉमेल तलवार। ये वो समय था जब चीन के एकीकरण से पहले जबरदस्त युद्ध हो रहे थे। इसकी बनावट संतुलन, सजावट और प्रतीकात्मक अर्थ तीनों के काम आती थी। कुछ संस्करणों में एक धार थी और कुछ में दो धार वाली तलवार जियान जैसी थी, जबकि एक धार वाली तलवार दाओ के शुरुआती रूप जैसी थी, जिसकी लंबाई 60 से 80 सेंटीमीटर थी। उस समय के लिए इसका निर्माण काफी उन्नत था। इसमें कांच से ढलाई और लोहे की फोर्जिंग मिली थी। कुछ ब्लेड्स में परत दर परत निर्माण दिखता है, जिससे ये मजबूत व लचीली होती थीं। अमीरों की कब्रों में ऐसी कई चीजें मिली हैं। इनमें सोना, चांदी और फिरोजा जैसी सजावट भी होती थी। इन्हें प्राचीन कलाकृतियों जैसे शीशे और मूर्तियों में भी देखा जा सकता है। नंबर 3, मैसिडोनियन कोपिस एक घुमावदार तलवार थी, जिसे सिकंदर महान के योद्धा इस्तेमाल करते थे। इसकी लंबाई 50 से 70 सेंटीमीटर थी। दूसरे कोपिस की तरह ब्लेड का वजन आगे की तरफ होता है, इसलिए हर वार बहुत ताकतवर होता है, खासकर जब कोई घोड़े पर सवार हो। ब्लेड की पीठ मोटी और धार घुमावदार होती है, जिससे कट गहरा और नियंत्रित होता है। इसे कई जगहों पर जाना जाता था। इसे फलकाटा से तुलना की जाती है, पर दोनों की उत्पत्ति अलग है। कोपिस पतला और घुड़सवार सेना के लिए, जबकि फलकाटा भारी और पैदल सेना के लिए उपयुक्त है। बाद में इसे सिफोस जैसी दूसरी तलवारों ने भी बदल दिया, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घुड़सवार सेना में घुमावदार ब्लेड हमेशा लोकप्रिय रहे। नंबर 2, चीन के सॉन्ग राजवंश का दाओ। उन्होंने धार कड़ी और पीठ लचीली तकनीक अपनाई। अलग अलग लोहे की परतें मिलाकर इसे मजबूत किया गया। इसकी कई आकृतियां थीं, कुछ सीधी, कुछ मुड़ी हुई और कुछ में गहरी वक्रता थी, जो घुड़सवारों के लिए थी। हैंडल आमतौर पर अष्टकोणीय या अंडाकार होता था और चमड़े या रस्सी से लपेटा जाता था। अमीर लोगों के हैंडल पर शक्ति का प्रतीक ड्रैगन जैसी सजावट भी होती थी। नंबर 1, जापान की ताची। ये हेयन काल के दौरान 794 से 1185 ईस्वी के बीच सामने आई थी। यहीं से जापान में तलवार बनाने की कला उन्नत होने लगी। इसकी लंबाई 70 से 85 सेंटीमीटर होती थी। इसमें पहले की सीधी तलवारों से अलग एक स्पष्ट घुमाव था, जो घुड़सवारों को घोड़े पर आसानी से वार करने के लिए बनाया गया था। यह की मुख्य तकनीक डिफरेंशियल हार्डनिंग है, जिसमें ब्लेड के पिछले हिस्से पर मिट्टी लगाकर उसे गर्म किया जाता था। इसलिए धार तेज, सख्त और पीछे लचीली होती है। इसमें अलग अलग तरह के इस्पात मिलाए जाते हैं ताकि सही मजबूती व लचीलापन मिले। हैंडल लकड़ी का होता है, जिस पर कॉर्ड या चमड़ा लिपटा रहता है। म्यान भी लकड़ी की होती है, जिस पर वार्निश और कभी कभी सजावट होती है। ताची जापान में मुड़ी हुई तलवारों की परंपरा की शुरुआत थी, जो बाद में कटाना बन गई। यह सिर्फ उसकी बनावट नहीं, बल्कि तकनीक और इतिहास के कारण भी है। इससे इंसान की हथियार बनाने की कुशलता और बुद्धिमानी साफ दिखती है।